हेलो, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का शचीज एकेडमी में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर 4, जिसका नाम है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991 या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। अब न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हमने क्यों अपनाई? आपको याद होगा पिछले चैप्टर्स हमने पढ़ा था कि जब देश आज़ाद हुआ तो हमने बहुत सारा काम, जो मेजर काम था हमारे इकोनॉमी का, वो हमने पब्लिक सेक्टर को दे दिया। अब जब उसकी परफॉर्मेंस देखी गई तो देखा गया कि हम इकोनॉमिक क्राइसिस के शिकार हो गए, यानी कि देश उतना डेवलप नहीं कर पाया जितना करना चाहिए था। इसलिए हम 1991 में क्राइसिस में फंस गए। हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम रह गया, देश की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। हालांकि कुछ डेवलपमेंट हो चुका था, लेकिन फिर भी हम वो प्राप्त नहीं कर पाए थे जो हमें करना था। इसलिए हम नई इकोनॉमिक पॉलिसी या नई आर्थिक नीति 1991 में लेके आए, जिसके वजह से हमारे देश में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए, बहुत सारी नीतियां शुरू करी गई, जिसकी वजह से खेती में, हमारे व्यापार में और हमारे जो उद्योग है उसमें बहुत सारे बदलाव आए, चेंजेस आए। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर 4 का पार्ट 1, जिसमें है लिबरलाइजेशन। पढ़ेंगे आज हम उदारीकरण। उदारीकरण का मतलब ये होता है कि जो हम पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, प्रोटेक्शन की पॉलिसीज फॉलो कर रहे थे, प्रोटेक्शन यानी अपनी इंडस्ट्रीज को बाहर के कंपटीशन से बचा रहे थे, हम इंपोर्ट नहीं कर रहे थे। हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कर लिया था, चैप्टर 4 को पढ़ लीजिए अगर आपने नहीं पढ़ा है तो। उसमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन किया गया, यानी कि हम चीजें अपने घर में ज्यादा बना रहे थे, लेकिन इससे क्या हुआ कि हम फॉरेन एक्सचेंज अर्न नहीं कर पाए और हम बहुत सारी चीजें जो जरूरी चीजें थी उनके लिए भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं बचा। अब इसके लिए हमें नई आर्थिक नीति लानी पड़ी। Why economic reforms? देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया realized that the policy of growth for Indian economy between 1950 to 1990 did not lead to expected growth, यानी उतनी ग्रोथ नहीं हो पाई। The system of control quotas and production of domestic industry led to inefficiencies and stagnation. अब कोटा कंट्रोल सिस्टम था जो हमारे यहाँ कंट्रोल करना है, मतलब सारे सेक्टर्स को कंट्रोल करना है, सारे व्यापार को कंट्रोल करना है। गवर्नमेंट ही तो कंट्रोल करती थी, हमारे यहाँ भी पब्लिक सेक्टर का ज्यादा बोलबाला था, गवर्नमेंट सारा कुछ कंट्रोल करती थी। कोटाज अपना लिए हमने, प्रोटेक्शन की पॉलिसी अपना ली। कोटाज क्या होते हैं? हमने लिमिट सेट कर दिया कि भाई इतना ही इंपोर्ट करेंगे, यानी कि अगर हमें 200 किलो राइस बाहर से इंपोर्ट करना है तो 200 किलो ही कर सकते हैं, आप 300 नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे देश में इंपोर्ट कोटा यानी कि एक लिमिट किसी चीज का, ठीक है। तो जो हमने प्रोटेक्शन की पॉलिसीज लगाई थी उन सब से क्या हुआ, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज आ गई, उद्योग ढंग से काम नहीं कर रहा था, बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज आ गई, प्रॉब्लम्स आ गई। और स्टैग्नेशन मतलब हमारी जो ग्रोथ थी वो आगे नहीं बढ़ रही थी, स्टैग्नेट हो गई थी, एक जगह रुक गई थी, ना तो आगे बढ़ रही थी और बढ़ रही थी बहुत कम बढ़ रही थी, ठीक है। शिथिल हो जाना किसी चीज का, स्टैग्नेट यानी सड़, जैसे पानी जब स्टैग्नेट होता है तो सड़ जाता है, मानी फ्रेश कुछ नहीं हो रहा था, हमारी इकोनॉमी में नया बदलाव नहीं आ रहा था। लो लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब लो लेवल ऑफ जीडीपी ग्रोथ क्योंकि हमने कहा ना स्टैग्नेशन था, अब ना तो उद्योग बढ़ रहे थे ना व्यापार बढ़ रहा था, तो हमारी जीडीपी ग्रोथ भी नहीं बढ़ रही थी। रिवीजन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी वाज नीडेड, रिवीजन चाहिए था, मतलब नई इकोनॉमिक पॉलिसी चाहिए थी। दिस लेड टू अडॉप्शन ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी एनईपी ऑफ एलपीजी। अब ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, एलपीजी की पॉलिसी क्या है? एलपीजी, एल स्टैंड्स फॉर लिबरलाइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। एल का मतलब लिबरलाइजेशन है, उसका मतलब होता है उदारीकरण। पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन है, उसका मतलब होता है निजीकरण। और जी का मतलब ग्लोबलाइजेशन है, उसका मतलब होता है भूमंडलीयकरण। अब हम आज लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे इस पार्ट में, आगे का डिस्कस हम बाद में करेंगे। लिबरलाइजेशन का मतलब था उदारीकरण, यानी कि जो पॉलिसीज, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज हमारी गवर्नमेंट चला रही थी वो सब बंद कर देना और पॉलिसीज को रिलैक्स कर देना, ताकि लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट में ज्यादा भागीदारी कर सके और देश की तरक्की हो सके, ठीक है। मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स स्टैंड फॉर अ सेट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज व्हिच एम टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ऐसे सेट होता है ये इकोनॉमिक पॉलिसीज का जिनकी वजह से हमारा देश ग्रो कर सकता है। सिंपल टर्म्स में ये, इसका डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट, India adopted new economic policy and economic reforms of LPG to save Indian economy from crisis। मैंने बताया ना आपको कि 1990 में हमारे पास इतनी क्राइसिस आ गई फॉरेन एक्सचेंज की कि हमारे पास सिर्फ एक हफ्ते का
समय था कि हम अपना जरूरत का सामान विदेशों से मंगा सकते थे। भाई कुछ सामान विदेशों से मंगाना पड़ता, हर चीज तो आप अपने घर में उत्पन्न नहीं कर सकते, पैदा नहीं कर सकते ना, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज बहुत कम बच गया था। जैसे इस समय पाकिस्तान की हालत है कि वहां पे बहुत ही ज्यादा क्राइसिस आया हुआ है और इकोनॉमी बर्बाद सी हो गई है, ऐसी हमारी हालत थी उस समय। कंपोनेंट्स ऑफ न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी क्या क्या है? द पॉलिसी ऑफ लिबरलाइजेशन, एल इन प्लेस ऑफ लाइसेंसिंग। लिबरलाइजेशन से पहले यानी 1991 से पहले हम लोग लाइसेंसिंग ज्यादा फॉलो कर सकते, मतलब हर चीज के लिए लाइसेंस चाहिए। प्रोडक्शन करना है तो लाइसेंस चाहिए, कोई फैक्ट्री लगानी तो लाइसेंस चाहिए, कितना उत्पादन करेंगे तो भी लाइसेंस चाहिए, उत्पादन बढ़ाना है तो भी लाइसेंस चाहिए। तो लाइसेंसिंग बहुत ज्यादा चली थी, इसीलिए इसको लाइसेंस राज कहा जाता है। वहां पे लाइसेंस परमिट राज का नाम दिया गया है पहले की इकोनॉमिक पॉलिसीज को। फॉर इंडस्ट्री एंड ट्रेड, उद्योग के लिए, व्यापार के लिए, सबके लाइसेंस। द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन इन प्लेस ऑफ कोटास। अब हमने क्या किया, कोटा जो हमने सेट कर रखे थे, भाई हम तो 200 किलो ही मंगाएंगे बाहर से, हम तो 400 किलो ही मंगाएंगे, ये जो कोटा था ना, फिक्स्ड अमाउंट था, वो हमने कैंसिल करके हमने पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन कर दिया। प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण करके जो जितना चाहे मंगा लो देश में, और एक्सपोर्ट भी कोई कितना कर सकता है। इस तरह से हमने सेट किया। मतलब कुछ लिमिटेशंस बाद में भी थी, लेकिन स्पेसिफिकली हमने बहुत ज्यादा ढिलाई कर दी, रिलैक्स कर दिए नॉर्म्स अपने, ठीक है। देन द पॉलिसी ऑफ ग्लोबलाइजेशन, भूमंडलीकरण इन प्लेस ऑफ परमिट्स। परमिट्स की जगह जो लाइसेंस परमिट राज में परमिट था, मतलब परमिट चाहिए भाई, अगर आपको कहीं पे कुछ भी ले जाना है तो परमिट चाहिए उस चीज का। तो परमिट में क्या होता था, बहुत सारे जो सरकारी कर्मचारी थे बहुत ज्यादा रिश्वत ले लेते थे और व्यापार हमारा डेवलप नहीं हो पा रहा था। इसीलिए हमारी जो इकोनॉमी थी वो स्टैग्नेट कर रही थी, ग्रो नहीं कर रही थी। फॉर एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, अब सबके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए परमिट चाहिए था। भाई हमें कोई चीज इंपोर्ट करनी है अपने सामान को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल चाहिए, या हमें कोई फिनिश्ड गुड्स यानी मशीनरी इंपोर्ट करनी, तो हम नहीं कर सकते थे, सबके लिए परमिट चाहिए था। परमिट मिलना बहुत जंग थी, रिश्वत बहुत भारी देनी पड़ती थी और अक्सर तो मिल ही नहीं पाती थी परमिशन। दैट मींस एलपीजी रिप्लेस द पॉलिसी ऑफ एलपीक्यू। तो पहले हमारे क्या था, एलपीक्यू यानी आपका लाइसेंस, परमिट और कोटाज। इसकी जगह एलपीक्यू की जगह हम क्या ले आए, एलपीजी, ये ले आए। ओके, देन आइए बढ़ते आगे। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 आर क्लासिफाइड एज। अब देखिए मेजर रिफॉर्म्स कौन कौन से आए हमारे देश में जब हमने नई आर्थिक नीति लाई, ठीक है। वो थी स्टेबलाइजेशन मेजर्स। ये क्या है, शॉर्ट टर्म मेजर्स टू करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट, यहां जोर डाल दिया, करेक्ट डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। डेफिसिट क्या होता है, कमी, सिंपल से अर्थों में समझ लो, कमी होती है कि हमारे पास जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स यानी फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कम है, मतलब खर्चा ज्यादा कर रहे हैं हम, कमा कम रहे हैं, यानी एक्सपोर्ट तो बहुत कम कर रहे हैं, हमारे खर्चे बहुत बढ़ चुके हैं, यानी आमदनी कम है, खर्चा ज्यादा है, तो ये डेफिसिट आ जाता है, कमी आ जाती है। एंड हाई इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन महंगाई बढ़ रही है, तो दोनों ही बुरी स्थितियां होती हैं एक देश के लिए, एक अर्थव्यवस्था के लिए। स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था क्या था, इंडस्ट्री में क्या हो रहा, आपकी इंडस्ट्रीज कितनी अच्छी हैं, कितनी डेवलप्ड हैं, आपका एग्रीकल्चर किस रेट से काम कर रहा है, सर्विस सेक्टर कैसा काम कर रहा है, तो मतलब आपकी अर्थव्यवस्था कैसे काम कर रही है, उसका स्ट्रक्चर क्या। हमने स्ट्रक्चरल ऑक्यूपेशन भी देखा था, कितने लोग खेती में लगे हुए हैं, कितने लोग इंडस्ट्री में, तो वही स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हम लाए यहाँ पर। लॉन्ग टर्म मेजर्स टू इम्प्रूव एफिशिएंसी ऑफ इकोनॉमी by increasing competition and opening Indian economy for foreign direct investment। अब देखिए इंडस्ट्री कैसे डेवलप करती हैं, ये बहुत जरूरी है यहाँ पे देखना। इंडस्ट्री जब डेवलप करती है जब हमारे पास कैपिटल होता है, पैसा होता है, मशीन होती है, प्लांट होते हैं। लेकिन मशीन, प्लांट या हम जो पैसा इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ से लाए, हमारे पास इतना पैसा नहीं था, ठीक है। तो हमने क्या अलाउ किया हमारी गवर्नमेंट 1991 के बाद में कि विदेश के जो फैक्ट्रीज हैं, जो कंपनी है, वो हमारे देश में एफडीआई के थ्रू यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज लगा सकते हैं या हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, उनके साथ पार्टनरशिप के साथ फर्म्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बहुत सारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट हुआ, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट हुए, आपके नई बेवरेज इंडस्ट्रीज आ गई बाहर से। देखिए कोका कोला 1970s में देश से बाहर कर दिया गया था क्योंकि हमें ऐसी कंपनी नहीं चाहिए थी, लेकिन 1991 के बाद बहुत सारी विदेशी कंपनी हमारे यहाँ पर आकर अपनी कंपनियां खोल सकती थी, चला सकती थी। यही हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाए थे। एलिमेंट्स ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ये क्या है,
लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये तो रट लो, एलपीजी की पॉलिसी नहीं, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसमें क्या है लिबरलाइजेशन, हम जो आज पढ़ेंगे लिबरलाइजेशन पढ़ेंगे, उदारीकरण जिसे कहते हैं। इट स्टैंड्स फॉर फ्रीडम ऑफ फर्म्स फ्रॉम डायरेक्ट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट, यानी कि फ्रीडम, फर्म्स को हमने फ्री कर दिया गवर्नमेंट के कंट्रोल से। सिंपल शब्दों में इसका मीनिंग ये है, यानी जो परमानेंट लाइसेंस जो सब लेने पड़ते थे हम लोगों को कंपनीज को चलाने के लिए, वो सब खत्म, और अब नए सिरे से उदारीकरण के उसमें आप खुले रूप से आराम से काम कर सकते हैं, जो चाहे आप कर सकते हैं, बहुत सारी रिलैक्सेशंस आ गई। देन नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है, जिसको हम स्किप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा पढ़ लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। लाइसेंसिंग, प्राइस कंट्रोल्स, फाइनेंशियल कंट्रोल्स, इंपोर्ट कंट्रोल्स, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इन्वेस्टमेंट वेयर कॉजिंग प्रॉब्लम्स फॉर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। देखिए नोट्स भी हैं आपके, जब मैं पढ़ा रही तो आपको नोट्स भी दे रही थी, इनका स्क्रीनशॉट्स लेते रहिएगा। और इन्हीं चीजों को जो क्वेश्चन इस तरह पूछा जाए, जैसे क्वेश्चन अगर पूछा गया व्हाट वाज द नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, डिटेल में पूछा गया है, तो ये बहुत अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे मैंने पॉइंट्स बना दिए हैं, ठीक है। देन देयर वर हाई लेवल ऑफ डिलेज, बहुत सारी इनएफिशिएंट डिलेज, देरी हो जाती थी। यानी कि जैसे अगर आपने स्कूटर लेना है तो आपने बुकिंग कर दी स्कूटर की, 3 महीने बाद आपको स्कूटर मिलेगा, लेकिन आज हमारे देश में इतना प्रोडक्शन होता है कि आप बाजार जाओ 3 स्कूटर साथ के साथ खरीद के ले आओ। तो ये हमारे देश में जो उद्योग है उसकी तरक्की हुई है, बहुत ज्यादा चेंजेस आए हैं लिबरलाइजेशन की वजह से। देन देयर वाज लो कंपटीशन, लो प्रॉफिट्स एंड लो लेवल ऑफ जीडीपी। कंपटीशन बहुत लो था, कोई कंपटीशन नहीं है भाई, एक आध सरकारी कंपनी है वही स्कूटर बना रही है, एक आध प्राइवेट कंपनी को जो हमने अलाउ किया वो स्कूटर बना रही है, कार बना रही है, क्या कंपटीशन है। जैसा चाहे दे दो आप कंज्यूमर्स को, उन्हें कंज्यूम करना पड़ेगा, जैसा चाहे प्राइस मांगे वो देना पड़ेगा, मतलब कंज्यूमर को बहुत ज्यादा लॉस था पहले, ठीक है। प्रॉफिट्स कम थे, फिर अब देखिए बहुत डिलेज हो रहे हैं, लोगों को नौकरियां भी कम थी, इंडस्ट्रीज कम थी, नौकरियां भी कम थी, इसलिए बिक्री भी कम होती थी, प्रॉफिट्स भी कम होते थे, लो लेवल ऑफ जीडीपी भी कम थी इंडस्ट्रीज की। देयर वाज हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम as public enterprises were using lot of inputs but giving out very less output। अब यहाँ ये समझने की जरूरत है, देखो हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, जिसमें बहुत सारा माल लग जाए लेकिन आपका जो उत्पादन है यानी फिनिश प्रोडक्ट्स कम मिले। अब सरकारी जो कंपनियां थी, जो फैक्ट्रियां थी, उनमें क्या होता है, लोग जाते हैं, सरकारी नौकरी आराम की नौकरी है, प्रोडक्शन किया नहीं किया बैठ के चले आए, तो अब वहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था। प्रोडक्शन नहीं हो रहा था तो क्या हो रहा था कि वो लोग इंडस्ट्रीज में माल तो बहुत ज्यादा था कि भाई प्रोड्यूस करो सरकार कहती थी, लेकिन वो प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे। अब वहां से अगर कार की फैक्ट्री है कोई और उसमें एक महीने में सपोज 1 लाख कार बन सकती है, लेकिन वो लोग सिर्फ अगर 100 कार निकाल रहे हैं कंपनी से कुछ भी बहाना मार के, तो क्या होगा यहाँ पे हाई कॉस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, मतलब कॉस्ट बहुत हाई है, हाई कॉस्ट अर्थव्यवस्था हो गई हमारी। आर्थिक जो सिस्टम था आपका बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा था हम लोगों को, क्योंकि लोगों की सैलरी भी जा रही थी, रॉ मटेरियल भी आ रहा था, सब कुछ हो रहा था, लेकिन उत्पादन नहीं हो पा रहा था, प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। देन देयर वाज रेस्ट्रिक्शन ऑन फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। भाई आप बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते थे और बहुत ज्यादा आप पे पाबंदियां थी फैक्ट्रीज पर। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या क्या आएगा आपका, इंडिया फॉलोड द एग्जांपल ऑफ अदर डेवलपिंग नेशंस लाइक कोरिया, थाईलैंड एंड सिंगापुर। अब यहाँ पे क्या किया हमने कि बाहर के जो और देश थे, कोरिया था आपका, थाईलैंड था, सिंगापुर था, ये भी डेवलप कर रहे थे धीरे धीरे हमारे साथ साथ। तो यहाँ क्या हो रहा था हमने वो देखा, और हमने बहुत सारी ऐसी नीतियां चलाई अपने देश में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद में, जिसने हमें हेल्प किया। एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, सबसे पहले हमने इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को काफी हद तक घटाया, मतलब कुछ ही कंपनियों के लिए छोड़ा। जैसे लाइसेंसिंग वाज एबोलिश्ड फॉर ऑल आइटम्स, इट वाज इम्पोज्ड ओनली ऑन 5 इंडस्ट्रीज, सब पे खत्म कर दी लाइसेंस, बस 5 इंडस्ट्रीज को छोड़ के। कौन सी थी, लिकर, यानी जो आपकी शराब बनती है उसके ऊपर, सिगरेट्स के ऊपर, सिगरेट्स तो सभी जानते हैं, डिफेंस इक्विपमेंट यानी जो सेना के काम में, हमारी जो सेनाएं हैं, थल सेना, वायु सेना है, आपकी जो जल सेना है, नेवी है, उसके लिए जो भी आपके काम हो रहे थे, जो इक्विपमेंट आना था उसको, क्योंकि आप देखिए आप प्राइवेट सेक्टर को जल्दी से काम नहीं दे सकते थे, इसलिए। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव्स, जो एक्सप्लोसिव्स थे वो भी खतरनाक चीजें थी, प्राइवेट सेक्टर को जाती तो कोई भी उठाता कहीं भी बम फोड़ देता। लिकर भी ऐसी कोई कितनी भी कैसी भी बनाता, क्योंकि इसको भी हमने गवर्नमेंट में ही रखा। एंड सिगरेट्स,
जो सिगरेट्स पे थोड़ी रोक लगाई जाती है इसलिए। एंड डेंजरस केमिकल्स जैसे एसिड्स हुए और इंडस्ट्रियल केमिकल्स हुए उनके ऊपर भी, जैसे आज भी जब एसिड खुला मिलता है तो लोग बाजार से खरीद के कई बार लड़कियों के चेहरे पे ही डाल देते हैं, तो उस तरह का हमने इंडस्ट्रियल केमिकल्स, बहुत उससे भयानक केमिकल्स होते हैं, उनको हमने सबको गवर्नमेंट के अंदर रखा। देन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पब्लिक सेक्टर। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? मतलब उसको सिकोड़ देना, कम कर देना उसका दायरा, है ना। पब्लिक जो हमारी पब्लिक सेक्टर था। नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी, एनईपी जहां भी आए वहां नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी समझ लेना बच्चों। रिड्यूस इंडस्ट्रीज अंडर पब्लिक सेक्टर फ्रॉम 17 to 8। तो नई इकोनॉमिक पॉलिसी क्या किया इसने? इंडस्ट्रीज के लिए पब्लिक सेक्टर में जो थी इंडस्ट्रीज रिजर्व थी, आपको याद होगा कुछ जो उद्योग थे सिर्फ पब्लिक सेक्टर उनमें उत्पादन कर सकता था, ये गवर्नमेंट सेक्टर। कुछ उद्योगों में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को दे दिए गए थे, खाली जो एफएमसीजी वगैरह हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। अब क्या किया गया? बहुत सारी इंडस्ट्रीज, बहुत सारी दे दी गई प्राइवेट सेक्टर को। गवर्नमेंट में सिर्फ अपने लिए कितनी रखी? 8 रखी। In 2010-11 the number of industries were further reduced to only 3। अब 2010-11 में क्या किया? इनको घटाकर 8 से भी घटाकर 3 कर दिया गया। Which are कौन सी है? A एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस, ARD कोड बनाया है। ARD आर्ट जिसे आप कह सकते हैं, आर्ट होता ना जैसे ड्राइंग, ऐसे ही ARD कर दो आप इसको, ठीक है। तो एटॉमिक एनर्जी, रेलवेज एंड डिफेंस आपको याद रहेगा, यही हमारी 2010-11 के बाद पब्लिक सेक्टर के लिए रिजर्व है, बाकी सब प्राइवेट सेक्टर को सौंप दी गई हैं। देन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अंडर लिबरलाइजेशन इंडस्ट्रियल सेक्टर्स रिफॉर्म्स। अब देखिए ये कंटिन्यू कर रहे हैं हम। इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में क्या आया? डी रिजर्वेशन ऑफ प्रोडक्शन एरियाज। मैनी इंडस्ट्रीज रिजर्व ओनली फॉर एसएसआई वर डी रिजर्व्ड एंड मार्केट फोर्सेस वर मेड फ्री टू ऑपरेट। कुछ इंडस्ट्रीज पहले क्या थी? सिर्फ स्मॉल स्केल के लिए रिजर्व थी। अब स्मॉल स्केल कई बार होता है कि अच्छी तरह काम नहीं कर पाता, तो अब उनको क्या किया? डी रिजर्व कर दिया गया, मतलब रिजर्वेशन से हटा दिया गया। अब खाली वो स्मॉल स्केल के लिए बुक नहीं थी, उन पे बड़े लेवल पे काम करा जा सकता था और वो प्राइवेट सेक्टर के लिए फ्री टू ऑपरेट थी, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ प्रोडक्शन कैपेसिटी, लाइसेंस ऑन प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन वर रिमूव्ड। पहले क्या था कि हमें प्रोडक्शन कैपेसिटी मतलब कितना प्रोड्यूस कर सकते हैं, सपोज एक कंपनी को इजाजत है कि सिर्फ वो 1 लाख कार प्रोड्यूस कर सकती है 1 साल में, ठीक है। अब ये हटाकर इस तरह का लाइसेंस हटाकर कर दिया गया कि भाई जितनी चाहो उतनी प्रोड्यूस कर लो और सेल कर लो। प्राइवेट सेक्टर हम ज्यादा ले आए यहाँ पर। देन फ्रीडम टू इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। अब मैंने पहले भी आपको बताया कि मशीन्स को इंपोर्ट करने के लिए परमिट चाहिए था, लाइसेंस चाहिए था, बहुत सारी आपकी फॉर्मेलिटीज थी, बहुत सारे गवर्नमेंट जो ऑफिस थे उनके चक्कर काटने पड़ते, लेकिन अब ऐसा नहीं था। नई इकोनॉमिक पॉलिसी में हम क्या किए? इस तरह की जो परमिशन थी इंपोर्ट करने के लिए वो हमने हटा दी, ठीक है। और बहुत सारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हमारे कंपनीज ने, हमारे देश की कंपनीज ने किए। देन फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स क्या क्या थी? अभी तक हमने क्या डिस्कस किया? उद्योगों में, इंडस्ट्रीज में क्या रिफॉर्म्स आई थी, नीतियां क्या आई थी। अब हम करेंगे डिस्कस आपकी फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में। फाइनेंस का क्या था? बैंकिंग एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट होता है इनमें। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट को डिस्कस करते हैं। इन इंडिया फाइनेंशियल सेक्टर इज रिगार्डेड रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब कौन कौन से आते हैं इसमें? बैंकिंग आ गई, स्टॉक एक्सचेंज आ गया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट आ गया। इन सबको फाइनेंशियल सेक्टर्स को कौन रेगुलेट करता है? नॉर्मली हमारी आरबीआई रेगुलेट करती है, मतलब कंट्रोल भी करती थी, रेगुलेट भी करती थी। अब क्या हुआ? नई आर्थिक नीति में आरबीआई शिफ्टेड फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर। इसका मतलब क्या है? देखो ये मेन है। अब सबको कंट्रोल कौन कर? हमारे देश का पैसा कौन कंट्रोल कर रही थी? आरबीआई, ठीक है। अब हमने क्या किया? उसको रेगुलेटर से हटाकर उसकी पोजीशन से फैसिलिटेटर कर दिया। रेगुलेटर का मतलब होता है सबको रेगुलेट करने वाला, कंट्रोल करने वाला, पूरी तरह से नजर रखने वाला, मतलब स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखने वाला। फैसिलिटेटर यानी सहायता करने वाला। अब बैंक्स की सहायता करने के लिए रह गया, वो रेगुलेट करने के लिए उसका कंट्रोल हटा दिया गया, आरबीआई का पूरा जो कंट्रोल था, ठीक है। अभी अपने आप भी बहुत सारा काम कर सकते थे, लेकिन इन्हें कुछ पॉलिसीज अभी भी रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करने थे, थोड़े बहुत होने भी चाहिए ये तो, ठीक है। नहीं तो देश बिल्कुल ही अराजकता की स्थिति में पहुंच जाता है, बिल्कुल ही अनकंट्रोल स्थिति में पहुंच जाता है। कंट्रोल वाज रिप्लेस्ड बाय कंपटीशन। अब कंट्रोल को हटाकर कंपटीशन ला दिया गया। भाई जो फर्म जितना अच्छा काम करेगी स्टॉक एक्सचेंज में उसका उतना ज्यादा बोलबाला होगा, वो उतना मुनाफा कमा सकती है। हमारे फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस आए नई इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से?
बहुत सारे प्राइवेट बैंकर्स एट डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल लेवल्स पे जो काम कर रहे थे हमारे देश में आ गए। और आज भी जितने सारे बैंक है, देखिए आपके आईसीआईसीआई है, एक्सिस बैंक है, सब हमारे प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं और कंपटीशन बढ़ा रहे हैं बैंकिंग इंडस्ट्री में। पहले ऐसा नहीं था, पहले 2-4 बैंक थे जो इंडिया के थे, सॉरी गवर्नमेंट सेक्टर के थे, वही काम कर रहे थे और बहुत ज्यादा लोगों को परेशानी होती थी इसकी वजह से। देन लिबरलाइजेशन हैज अलाउड एफआईआई, एफआईआई होता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनीज में डायरेक्टली इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लोग, ठीक है। बाहर की कंपनी आपके देश के यहाँ एफडी खरीद रही हैं या आपकी गवर्नमेंट की जो कंपनीज है उनमें इन्वेस्ट कर रही हैं, वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, वो यहाँ के फैक्ट्री नहीं लगाते। अंतर ये है एफडीआई और एफआईआई में। देन फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट वाज रेज्ड अराउंड 47.4%। अब जो आपकी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते थे या आपके स्टॉक एक्सचेंज में शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते थे, वो 74% तक इंक्रीज कर दिया गया हमारे देश में। देन मर्चेंट बैंकर्स, म्यूचुअल फंड्स एंड पेंशन फंड्स आर अलाउड टू सेट अप ब्रांचेस। अब यहाँ पे जितने भी प्राइवेट बैंकर्स थे, मर्चेंट बैंकर्स वगैरह, उनकी ब्रांचेस भी वो लोग यहाँ पे सेट कर सकते थे, लेकिन इससे पहले ऐसा नहीं था। ये चेंजेस आए, मतलब इसको याद कर लेना, नोट्स के फॉर्म में है ये। Then these financial sector reforms have led to growth of the Indian financial sector। इसकी वजह से हमारे सारे फाइनेंशियल सेक्टर में इंडिया के में ग्रोथ हो गई। Then डिमोनेटाइजेशन, डिमोनेटाइजेशन तो अभी हुआ हाल फिलहाल में 2016 में, आपको याद भी होगा नोटबंदी हुई थी 8 नवंबर 2016 को रात के 12 बजे। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के अनाउंसमेंट के बाद सारे 500 के और 1000 के नोट बंद कर दिए गए। अब लोगों को भयंकर परेशानी हुई, लेकिन ये किस लिए गए थे? ये हमारे जो देश में ब्लैक मनी है, जो टेररिस्ट को हेल्प करता है, अटैक्स को हेल्प कर सकता है, या बाहर के देशों को जो टेररिस्ट अटैक हैं उनको हेल्प कर सकता है, इस तरह के इलीगल एक्टिविटीज में जो पैसा हो रहा था, ब्लैक मार्केट था, उस सबको बंद किया गया इसकी वजह से, ठीक है, इसलिए किया गया था। इट्स अ पॉलिसी ऑफ विथड्रॉइंग एग्जिस्टिंग करेंसी। ये कौन सी पॉलिसी होती है डिमोनेटाइजेशन की? नोटबंदी का मतलब होता है कि आप जो आपके पैसा चल रहा है करेंसी, उसको बंद करके नई करेंसी ला दी जाए। बाकी आपको बहुत ज्यादा पता है इसके बारे में, तो मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी। पर्पस ऑफ डिमोनेटाइजेशन भी हमने डिस्कस कर लिया। इलीगल ट्रांजैक्शन खत्म करने के लिए, एंटी सोशल एक्टिविटीज जो सोसाइटी में जो काम हो रहा था, इलीगल एक्टिविटीज, उन सबको, ब्लैक मनी को खत्म करने के लिए किया गया था। देन प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब मेरिट्स क्या क्या है इसके? इट हेल्प्स अनअर्थ ब्लैक मनी। अनअर्थ का मतलब क्या होता है? मतलब निकालना, खोद के निकालना टाइप होता है, जमीन से खोदना होता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, मतलब उसको रिकॉग्नाइज करना कहाँ कहाँ हमारा काला धन छुपा हुआ है। द रिडक्शन ऑफ शैडो इकोनॉमी। शैडो इकोनॉमी को पैरेलल इकोनॉमी भी कहा जाता है। देखिए, एक इकोनॉमी ऐसी होती है जहां पे टैक्स पूरा तरह पे किया जाता है और जो लीगल तरीके से चल रही होती है। एक होती है इलीगल इकोनॉमी, पैसा तो है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, उस तरह की इकोनॉमी को शैडो इकोनॉमी या पैरेलल इकोनॉमी कहा जाता है। पैरेलल यानी साथ के साथ चल तो रही है लेकिन उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है। अनरिकॉर्डेड प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे कि उत्पादन तो हुआ आपका 10,000 करोड़ का, लेकिन टैक्स दिया गया सिर्फ 1000 करोड़ के ऊपर कंपनी ने, तो उसको पैरेलल इकोनॉमी कहा जाता है। मतलब 9000 करोड़ के ऊपर जो भी था आपका टैक्स नहीं दिया गया, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? वो अनरिकॉर्ड जाएगा, गवर्नमेंट में कोई रिकॉर्ड नहीं होगा उसका। प्रिंसिपल डीमेरिट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन। अब इसकी डीमेरिट्स क्या थी, कमियां क्या थी आपकी? इट लेड टू chaos and disturbed life of people. There was cash crunch, people lost their jobs, there was slowdown in economy, there were large scale layoffs of casual workers in informal sector. अब बाकी तो समझ में आ गया होगा, मतलब पैसे की कमी हो गई, लोग बहुत ज्यादा तंग हो गए थे, अपनी नौकरियां खो दी उन्होंने, इकोनॉमी बहुत ज्यादा मंदी पड़ गई, उसकी स्पीड ग्रोथ की कम हो गई, और लास्ट के लेऑफ्स ऑफ कैजुअल लेबर कौन सा होता है? वो जो दिहाड़ी मजदूर होता है, यानी कि इंडस्ट्रीज में काम करता है, जैसे वेजेस पे, डेली वेजेस पे काम करने वाला, जैसे कोई मिट्टी खोदने वाला, सड़क बनाने वाले लोग, या बोझा ढोने वाले लोग, ठेले चलाने वाले, टेम्पो चलाने वाले लोग, ये सब लोग क्या आते हैं? कैजुअल वर्कर्स आते हैं। कैजुअल वर्कर्स कहाँ काम करते हैं? इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर वो होता है जैसे कि आपकी पान ठेला हो गया, ठेलों पे सब्जियां बेचना हो गया, या छोटी छोटी दुकानें हो गई जो ज्यादा बड़ी नहीं है, रजिस्टर्ड भी कई बार नहीं होती है, जहां वो लोग काम करते हैं, वो कैजुअल लेबर होता है आपका। देन टर्म्स टू नो फॉर टैक्सेस। आप टैक्स जो पॉलिसी है, फाइनेंशियल सेक्टर में टैक्सेस भी आता है आपके, उसके लिए क्या क्या आपको पता होना चाहिए? व्हाट इज फिस्कल पॉलिसी? इट इज द पॉलिसी ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, जहां पे आप
कि गवर्नमेंट रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब है कमाई, और खर्चे का आपका पूरा लेखा जोखा होता है, उसी को फिस्कल पॉलिसी कहा जाता है गवर्नमेंट की। देन टैक्स रिफॉर्म्स, दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स और पार्ट ऑफ फिस्कल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। टैक्स रिफॉर्म्स जो होते हैं, यानी जो कर लगाया जाता है देश पर, देश के वासियों पर, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है गवर्नमेंट का। रेवेन्यू, रेवेन्यू मैंने बताया आपको, इट इज कलेक्टेड बाय कलेक्टिंग डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है गवर्नमेंट, जैसे आप इनडायरेक्ट टैक्स कौन सा, यूनिफॉर्म जीएसटी है, उसको कलेक्ट करके रेवेन्यू कमाई जाती है। और डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स जैसे टैक्सेस होते हैं। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर बिल्डिंग, एक्सपेंडिचर किस पे होता है, बिल्डिंग एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर्स, डिफेंस एक्सपेंडिचर्स, सब्सिडीज, पेंशन एक्सेट्रा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग यानी देश में सड़कें वगैरह बनाती है गवर्नमेंट। फिर आपका एडमिनिस्ट्रेटिव जो पुलिस है, आपका आईएएस ऑफिसर्स हैं, वो सारे एडमिनिस्ट्रेशन संभालते हैं, वो सब है। गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स हैं वो सब है। देन डिफेंस एक्सपेंडिचर, आपके देश की सेना के लिए एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, खर्चा करना पड़ता है। सब्सिडीज देनी पड़ती है गवर्नमेंट को, किसानों को, इंडस्ट्रीज को। फिर पेंशंस भी देनी पड़ती है, और बहुत सारे काम गवर्नमेंट करती है, उसके लिए उसको पैसा चाहिए, तो उसके खर्चे यहाँ होते हैं। रेवेन्यू यानी कमाई, और ये हो गया खर्चा उसका। ओके, देन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? डायरेक्ट टैक्सेस वो होते हैं, दे आर द टैक्सेस हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, वेल्थ टैक्स, पीपल हैव टू पे टैक्सेस बाय हिमसेल्फ व्हेन डायरेक्ट टैक्सेस आर लेविड। यानी कि टैक्स आप पे लगाया गया है तो आपको ही पे करना पड़ेगा, आप किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकते। यानी अगर मेरी कमाई पे, मेरी सैलरी पे टैक्स लगा है तो मुझे ही पे करना है, मैं ये नहीं कर सकती किसी और पे शिफ्ट कर दो। शिफ्टिंग का हम आपको बताते हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या होता है, जैसे इनडायरेक्ट टैक्सेस आपके शिफ्ट कर दिए जाते हैं। दे आर द टैक्सेस हुज बर्डन कैन बी शिफ्टेड ऑन अदर्स। कैसे शिफ्ट होते हैं? मैं कोई उत्पादन करती हूँ, मेरी एक फैक्ट्री है, वहां मैंने उत्पादन किया, मैंने अब खर्चा करके, एक सपोज डस्टर की फैक्ट्री है, मैंने खर्चा करके डस्टर बनाए। अब डस्टर में जितना भी खर्चा हुआ, मेरे पे टैक्स लगा, इंडस्ट्रीज जो उत्पादन करती है उन पर टैक्स लगता है। वो टैक्स मैंने क्या किया, ऐड कर दिया अपने प्राइस में। जो डस्टर का प्राइस है वो कंज्यूमर पे करेगा, मैंने पे नहीं किया। पे तो किया गवर्नमेंट को, पर निकाल लिया अपना खर्चा मैंने कंज्यूमर से, उसे कहते हैं आप इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, दे आर लेविड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, कस्टम्स ड्यूटीज। प्रोड्यूसर्स हु पे टैक्सेस add it in price of goods services and shift it on customers। वो customers पे shift कर दिया जाता है, मतलब उनके ऊपर बोझा उसका डाल दिया जाता है। Problems in taxes before liberalization, क्या क्या problems liberalization से पहले? Taxes were very high, tax structure was complex, high and complex taxes led to tax evasion, there was loss of revenue for government। मतलब टैक्स बहुत ज्यादा थे, बहुत जटिल प्रक्रिया थी टैक्सेशन की, समझ में नहीं आती थी नॉर्मल आदमी के। हाई एंड कॉम्प्लेक्स टैक्सेस, कॉम्प्लेक्स थे, बहुत जटिल थे, मैंने बताया ना, समझ में नहीं आता था कौन सा टैक्स कैसा है, किस लिए पे कर रहे हैं हम। और इवेजन, इवेजन का मतलब है टैक्स चोरी बहुत होती थी इस वजह से। अब इस लोगों को समझ में नहीं आ रहा क्यों पे कर, तो लोग सोचते क्यों पे करना हमें, तो छुपा देते अपना पैसा, टैक्स पे नहीं करते थे। डन, देयर वाज लॉस ऑफ रेवेन्यू, और इसकी वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा आमदनी में कमी आ जाती थी। चेंजेस इन टैक्स रिफॉर्म्स आफ्टर लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ है? टैक्सेस हैव बिकम सिंपलर, आसान हो गए हैं। रेट्स ऑफ कॉर्पोरेट एंड इनकम टैक्सेस हैव बीन रिड्यूस, अब कम हो गए टैक्सेस। पहले बहुत ज्यादा टैक्स रेट था, अब कम हो गया है। इन 2016 इंडियन पार्लियामेंट पास गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स टू इंट्रोड्यूस यूनिफाइड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम इन इंडिया। यूनिफाइड इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम ये क्या है? यूनिफाइड यानी पूरे देश के लिए एक टैक्स, एक देश है एक टैक्स सिस्टम। ठीक है, जीएसटी हमने 2016 में इसको इनैक्ट किया, गवर्नमेंट ने पास किया इसका बिल, और 2017 से लागू हो गया। जीएसटी केम इनटू इफेक्ट इन जुलाई 2017। ठीक है, जीएसटी हैज रेज्ड टैक्स कंप्लायंस एंड इंक्रीज्ड रेवेन्यू फॉर गवर्नमेंट। इसने टैक्स कंप्लायंस यानी लोग अब अपना खर्चा नहीं बचा, मतलब टैक्स नहीं चोरी कर सकते, और इसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ी है। नीड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स, ठीक है, अब ये आपका वही है, पहले वाला ही पोर्शन है लगभग, लेकिन यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्यों आए, ये नया है। हमने क्या किया था, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाए, अब फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स क्यों लाए, ये आपका नीड क्या थी। देयर वर अडॉप्टेड टू रिजॉल्व बीओपी क्राइसिस, वो पहले ही हमने देख लिया है। डिवैल्यूएशन वाज द फर्स्ट स्टेप इन 1991, ये नया है। डिवैल्यूएशन किया गया आपकी जो करेंसी है उसका 1991 में। इट इंप्लाइज फॉल इन प्राइस ऑफ इंडियन रुपी वर्सेस इन कंपैरिजन टू यूएस डॉलर और ब्रिटिश पाउंड।
After this, we needed to pay more rupees for exchanging US dollars or British pounds or others. इसका मीनिंग समझ लो बस। देखो, जब हम डिवैल्यूएट करते, डिवैल्यूएट यानी वैल्यू को घटाना, ठीक है, घटा रहे हैं अपने रुपए की वैल्यू, तो क्या होगा, दूसरी चीज तो महंगी हो जाएगी ना भाई। जैसे आज हमारे देश में एक डॉलर 82 रुपए का यानी 82 रुपीज का है। अगर हम अपनी करेंसी डिवैल्यूएट करते, रुपए को और नीचे घटाते हैं, उसकी वैल्यू को कम करते हैं, तो डॉलर की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। सपोज हमने 2 पॉइंट इसके घटाए तो 2 पॉइंट उसके बढ़ गए, सपोज ज्यादा भी बढ़ जाए, मैं सिंपल टर्म्स में समझा रही हूँ। रुपए की वैल्यू अगर हमने कम कर दी, इसका मतलब डॉलर महंगा हो गया, हमने डॉलर 85 रुपए का खरीदना है, यानी कि हमें $1 को खरीदने के लिए 85 रुपए देने पड़ेंगे या 90 रुपए देने पड़ेंगे या 100 रुपए का $1 भी हो सकता है अगर हम अपनी करेंसी को वैल्यू को नीचे करते हैं तो। This was a big step in external sector reforms and led to increase in exports, more inflow of foreign currency in India। अब इसको समझ लो, ये बड़ी स्टेप थी जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स बढ़ गए। एक्सपोर्ट्स क्यों बढ़े, देखो, जब हमारा रुपया सस्ता हो गया, इसका मतलब क्या, हमारा माल भी सस्ता हो गया। अब दूसरे देश के लोग क्या करना चाहते थे, हमारे देश से माल खरीदना चाहते थे। जब सस्ता होगा तो लोग ज्यादा खरीदेंगे ना, क्योंकि देखिए अब क्या था, उनका डॉलर महंगा हो गया। $1 में वो, सपोज डॉलर आज महंगा हो जाए और हमारा डॉलर $1 सपोज 85 रुपीज का आ रहा है। पहले वो 82 रुपीज का सामान हमारे यहाँ से खरीद रहे थे, अब वो 85 रुपीज का सामान हमारे देश से खरीद सकते थे। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने इंपोर्ट करना ज्यादा शुरू कर दिया। अब वो इंपोर्ट करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारे एक्सपोर्ट्स बढ़ गए डिवैल्यूएशन की वजह से। इसीलिए किया गया था, देश की करेंसी डिवैल्यूएट इसलिए की जाती कि वहां का माल सस्ता हो सके और दूसरे लोग ज्यादा खरीद सके। मोर इनफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी इन इंडिया, और इसकी वजह से हमारे यहाँ फॉरेन करेंसी ज्यादा आ गई, मतलब डॉलर्स हमें ज्यादा मिलने लगे, लोग ज्यादा खरीदारी करने लगे ना यहाँ पे। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, has been imposed for uniform tax structure across India as it is one tax in place of all indirect taxes for goods and services। पहले बहुत सारे indirect taxes लगाए जाते थे, इसको परोक्ष कर कहा जाता है आपकी हिंदी में, और डायरेक्ट टैक्सेस को कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, प्रत्यक्ष एंड परोक्ष, ठीक है। स्लोगन ऑफ जीएसटी, वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, ठीक है, एक टैक्स एक देश एक बाजार, इसका स्लोगन है जीएसटी का। अब आते हैं जीएसटी बेसिक स्ट्रक्चर क्या है जीएसटी का, यहाँ पे क्या क्या रेट्स है, कैटेगरी क्या है गुड्स की, ये है आपके सैनिटरी नैपकिन्स, फोर्टिफाइड मिल्क जिसमें विटामिन डी वगैरह मिला गया हो, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के 0% टैक्स है, इन पे कोई टैक्स नहीं है जीएसटी। कॉफी, टी, स्पाइसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, इनके ऊपर 5% का टैक्स है। बटर, फ्रोजन मीट प्रोडक्ट्स, आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड स्पेक्टिकल्स, इन पे 12% का टैक्स है। पास्ता, पेस्ट्रीज, केक्स, डिटर्जेंट्स के ऊपर 18% का टैक्स है। ऑटोमोबाइल्स, डिशवॉशर्स एंड वेंडिंग मशीन्स, इनके ऊपर 28% का टैक्स है। तो टैक्स स्ट्रक्चर यानी कि बहुत वैसी चीजें जो बेसिक चीजें हैं उनके ऊपर टैक्स नहीं है, बाकी जो लग्जरी आइटम्स उनके ऊपर टैक्स बढ़ता चला गया है। देन टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीएसटी क्या है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। जीएसटी इज लेविड एट ईच स्टेज ऑफ वैल्यू एडिशन, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हम शुरू कर रहे हैं इसकी जीएसटी की। अब ईच स्टेज का मतलब है कि अगर कोई प्रोड्यूसर जहां से सामान खरीद रहा है उसे वही टैक्स पे करना पड़ेगा, स्टेप वाइज पे किया जाता है। जीएसटी जब डिटेल में डिस्कस करेंगे हम बताएंगे वहां पे। इट फोकसेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट प्रोडक्शन, ये सप्लाई के ऊपर फोकस करता है, यानी कि जब चीजें सप्लाई हो रही हैं, बेची जा रही हैं, उस समय कंज्यूमर पे करेगा, आपके प्रोड्यूसर को पे नहीं करना है। टैक्स इज लेविड व्हेन गुड्स लीव डेस्टिनेशन फॉर द बायर्स। GST paid by the producers on the purchase of inputs is allowed to be adjusted by the producers in their payment of GST proceeds to the government। इसका मतलब ये है कि प्रोड्यूसर्स जो टैक्स पे करते हैं वो गवर्नमेंट से रिफंड भी ले सकते हैं बाद में, ठीक है। प्रिंसिपल मेरिट्स ऑफ जीएसटी क्या होती हैं, इट इज सिंपल एंड यूनिफाइड टैक्स फॉर होल कंट्री, एक देश में एक ही टैक्स सिस्टम है। सारे देश में जितने भी आप प्रदेशों में जाइए, आप केरला में जाइए, आंध्रा में जाइए, सब जगह एक जैसा टैक्स है इन चीजों पर। रिफंड ऑफ जीएसटी ऑन इनपुट्स इज अवेलेबल टू प्रोड्यूसर्स ओनली व्हेन दे बाय गुड्स फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर्स, ये इंपॉर्टेंट है। जो उन्होंने टैक्स पे किया है उसका जो रिफंड चाहिए, एक रिफंड की पॉलिसी भी होती है प्रोड्यूसर्स के लिए टैक्स की। अब उन्हें अगर रिफंड चाहिए इस टैक्स का तो उन्हें रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदनी पड़ेगी, मतलब कहीं से भी नहीं खरीद सकते आप माल, आप रजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदेंगे ताकि वो आपको स्लिप दे सकें, पूरा लेखा जोखा हो और आप उसको रिफंड ले सकें। यानी कि यह मतलब क्या है, आपके जो है लीगल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जा रहा है, ब्लैक मार्केट खत्म किया जा रहा है इसके थ्रू। इट इंक्रीजेस ट्रांसपेरेंसी इन बिजनेस, बिजनेस में व्यापार में बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंसी लाती है, मतलब
खुलापन लाती है, सब चीजें प्रत्यक्ष रूप से आपको दिखाई देती हैं, गवर्नमेंट के लिए क्लियर होता है, लीगल होता है। ब्लैक मनी इज रिड्यूस, ब्लैक मनी कम हो जाता है, काला धन। यूनिफॉर्म टैक्स इंक्रीजेस द मार्केट साइज फॉर प्रोड्यूसर्स। आप अगर एक जैसा टैक्स पूरे देश में लगा हुआ है तो प्रोड्यूसर्स क्या करेंगे, कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। यानी कि अगर यूपी में कोई चीज प्रोड्यूस हो रही थी वो केरला तक भी अपनी चीजें भेज सकता है एक टैक्स के हिसाब से। अब टैक्स अलग अलग नहीं होंगे, पहले क्या था, अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग टैक्स थे और बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होता था। जीएसटी हैज रेज्ड गवर्नमेंट रेवेन्यू, इसकी वजह से गवर्नमेंट की रेवेन्यू बढ़ गई है। आपने देखा होगा जब होटल में भी जाते हैं आप या रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, वहां आपको बिल दिया जाता है, उसमें जीएसटी एडेड होता है। तो अब क्या है, आपको टैक्स पे करना पड़ रहा है, आप टैक्स चोरी नहीं कर सकते और आपको सामान खरीदना तो टैक्स पे करना है, इसकी वजह से सारा टैक्स गवर्नमेंट को जा रहा है, उसकी आमदनी बढ़ गई है। डीमेरिट्स ऑफ जीएसटी यानी मेन टीथिंग प्रॉब्लम्स। टीथिंग प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसे बच्चे के जब दांत निकलते हैं तो उसको बहुत तकलीफ होती है, यानी कि नए एक्सपेरिमेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स जीएसटी में भी आई हैं। जैसे जीएसटी इज येट टू कवर ऑल गुड्स इन इंडिया, फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, अल्कोहल, पेट्रोल एंड डीजल आर आउट ऑफ जीएसटी रिजीम। ये कमोडिटीज पे अभी भी जीएसटी नहीं लगा है, अभी बहुत सारा काम जीएसटी में बाकी है, नई नई चीजें होंगी और लोगों को और अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। जीएसटी टैक्सेस फॉर डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज आर नॉट फाइनली सेटल्ड व्हिच क्रिएट्स कंफ्यूजन। कुछ कंफ्यूजन अभी बाकी है, लोगों को ढंग से समझ में नहीं आ रहा है ये टैक्स। व्हाट इज डीवैल्यूएशन, मैंने आपको पहले बताया, आपको अपनी करेंसी की वैल्यू डिक्रीज कर दी जाती है क्योंकि आपको एक्सपोर्ट्स बढ़ाने होते हैं, ठीक है। ड्यू टू दिस डॉलर और पाउंड कैन बी एक्सचेंज फॉर मोर रुपीज। अब डॉलर महंगा हो जाता है, पाउंड भी महंगा, यानी देश जो संसार की बाकी करेंसीज हैं वो आपकी करेंसी से महंगी हो जाती हैं। और जब क्योंकि आपकी करेंसी सस्ती हो गई तो सब लोग आपके देश से खरीदना पसंद करेंगे चीजें, आपके देश में सस्ता हो गया ना चीजें, उनका डॉलर महंगा हो गया, मतलब अपनी एक करेंसी से वो हमारे देश का ज्यादा सामान खरीद सकते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट्स बढ़ जाते हैं, ठीक है। देन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिवैल्यूएशन क्या थे, इट इज डन टू इंक्रीज एक्सपोर्ट्स एंड डिक्रीज इंपोर्ट्स, इंपोर्ट्स को कम करने के लिए, एक्सपोर्ट्स को ज्यादा बढ़ावा देने के लिए, ठीक है। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, इट एम्ड एट इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, इट रिड्यूस्ड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट इन इंडियन इकोनॉमी, इंड्यूस किया इसने, मतलब बढ़ावा दिया। हमारे देश में अगर सस्ता है तो लोग यहाँ आएंगे, यहाँ से माल खरीदेंगे, एक्सपोर्ट्स यहाँ से ज्यादा करेंगे अपने देश में, और एफडीआई भी बढ़ाएंगे और एफआईआई भी बढ़ाएंगे। यही हमारा 1991 के बाद में बहुत से इंडस्ट्रीज यहाँ आई, उन्होंने काम शुरू कर दिया और हमारे देश के एक्सपोर्ट्स भी बढ़े। हेल्प इन ब्रिंगिंग एफिशिएंट फॉरेन टेक्नोलॉजी टू इंडिया। जब कोई देश बाहर से आके अपने देश में, हमारे देश में इंडस्ट्री लगाता है तो उसकी टेक्नोलॉजी भी साथ लाता है। अब मान लीजिए इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया हमारे यहाँ पे कोई फैक्ट्री लगाती है तो लोग तो हमारी तरह काम नहीं करने वाले, हमारी टेक्नोलॉजी, वो अपनी टेक्नोलॉजी लाएंगे, अपनी तकनीक लाएंगे, नई मशीनें लाएंगे, नई टेक्नोलॉजी लाएंगे, नया नॉलेज लाएंगे और वो हमारे साथ शेयर हो पाएगा, हमारे देश में भी उसको बढ़ावा मिलेगा। फॉर्म्स ऑफ ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ठीक है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, पहले हमने क्या डिस्कस की थी, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, अब हम क्या कर रहे हैं, ट्रेड रिफॉर्म्स कर रहे हैं। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स वर कैरिड आउट इन द फॉर्म ऑफ डिसमेंटलिंग क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, डिसमेंटल कर दिए गए यानी खत्म किए गए बहुत सारे क्वांटिटी एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स, रिडक्शन इन टैरिफ रेट्स, रिमूवल ऑफ इंपोर्ट लाइसेंसिंग, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटीज, ये तो मैंने पहले ही बता दिया है आपको। सेलिंग फीचर्स ऑफ ट्रेड एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स आफ्टर लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन के बाद क्या हुआ, इंपोर्ट कोटा खत्म, इंपोर्ट लाइसेंसिंग आपकी खत्म, बस हजार्डस गुड्स के लिए बच गई, रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटीज टू एनहांस कॉम्पिटिटिवनेस इन द डोमेस्टिक मार्केट, इंपोर्ट ड्यूटीज कम कर दी गई ताकि बाहर से माल आए और कंपटीशन बढ़े डोमेस्टिक मार्केट में। एक्सपोर्ट ड्यूटी वाज विथड्रॉन टू मेक इंडियन गुड्स प्राइस कंपिटिटिव, एक्सपोर्ट ड्यूटी खत्म कर दी गई या बहुत रिड्यूस कर दी गई ताकि हम अपना बाहर माल बेच सकें और हमारा माल वहां पे महंगा ना हो जाए। देखिए जब एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई जाती है ना एक्सपोर्ट्स पर तो वो महंगे हो जाते हैं, बाहर के लोग उन्हें नहीं खरीदते। जैसे अगर हम शर्ट्स प्रोड्यूस करते हैं और उनके ऊपर एक्सपोर्ट ड्यूटी भी गवर्नमेंट ने लगा दी, 100 रुपए की शर्ट थी, 100 रुपए और गवर्नमेंट ने टैक्स लगा दी तो 200 रुपए की हो गई और वहां पे जाके हो सकता है 200 रुपए की ना कोई खरीदे हमारी शर्ट को, ठीक है। देन लिबरलाइजेशन एंड लेज़र-फेयर सिस्टम, liberalization is not laissez-faire system. Laissez-faire is complete freedom of market forces, decision to allocation of resources, production, distribution of resources purely lies in the hands of private individuals and government is just a watchdog to maintain law and order.
लेजर फेयर में क्या होता है, इकोनॉमिक्स में आपने लेजर फेयर बहुत जगह पढ़ा होगा। इसका मतलब होता है गवर्नमेंट कोई कंट्रोल नहीं करती, सिर्फ आपकी रक्षा करती है। और प्राइवेट सेक्टर में जो मार्केट फोर्सेस हम फ्रीली ऑपरेट करते हैं और जो मार्केट में बिक रहा है उसी को प्रोड्यूस करते हैं। ना ही गरीबों की देखभाल होती है, ना ही कोई सोशल वेलफेयर होता है, तो जो बिक रहा है मार्केट में वही प्रोड्यूस होता है, इसको लेजर फेयर कहते हैं। वेरएज लिबरलाइजेशन इसकी विपरीत स्थिति है लेजर फेयर के। वहां पे रिलैक्सेशन किए जाते हैं पॉलिसीज में, लेकिन पूरा कंट्रोल प्राइवेट सेक्टर को नहीं दे दिया जाता है। पूरे मार्केट फोर्सेस फ्रीली ऑपरेट नहीं करते, गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल रखती है, डिफेंस भी देखती है, कंट्रोल भी करती है। ठीक है, ये आप पढ़ लीजिएगा, नोट्स हैं। होपफुली ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट्स में भेजिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।